डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी और उपस्थित देवी और सज्जनों, कल के व्याख्यान में मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन तथा उनके कार्यों की एक हल्की सी झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह था, आप सब उनके जीवन यात्रा के तथ्यों से परिचित हो सकें, या मैं कहूँ पुनर्परिचित हो सकें, क्योंकि उसे याद किए बिना किसी के भी योगदान तथा चिंतन को पूर्ण रूप से सही नहीं समझा जा सकता। आज मैं उनके व्यक्तित्व और उनके विचारों के उस पहलू को विशेष रूप से प्रस्तुत करूंगा जो हमें उनसे संदेश के रूप में प्राप्त होते हैं और जो संदेश आज की पीढ़ी के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। रामायण और महाभारत की कथाएं उनकी माता के द्वारा बचपन से ही राजेंद्र बाबू के संस्कारों में घुल मिल गई थीं। उनकी बचपन की शिक्षा दीक्षा मौलवी साहब की देखरेख में हुई थी, जहां उन्होंने फारसी सीखी तथा 2 वर्ष के अंदर करीमा, मामकीमा, गुलिस्तां तथा बोस्तां आदि पढ़ लिए। गांव के जीवन ने उनके अंदर सरलता, सादगी और विनम्रता के गुण पैदा कर दिए थे तथा उनके स्वभाव को कुछ संकोची भी बना दिया था। मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि देखने में उनका व्यक्तित्व बापू की तरह आकर्षक नहीं था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे एक बार मिल लेने, बातचीत कर लेने के बाद उनके प्रभाव से बच पाना भी बहुत मुश्किल था। उनके व्यक्तित्व की इस विशेषता को पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में अच्छी तरह व्यक्त किया है। पंडित जी ने लिखा है कि देखने में वे असली बिहारी किसान जान पड़ते हैं, और जब तक उनकी सरलता पूर्ण आँखों और ईमानदारी से भरे हुए चेहरे पर ध्यान न दीजिए, तब तक पहली बार की मुलाकात में वे प्रभावित नहीं करते। कोई भी व्यक्ति उनकी आँखों और चेहरे को नहीं भूल सकता। उनसे होकर सत्य झांकता है, इसमें संदेह का स्थान नहीं है। आधुनिक दुनियादारी के हिसाब से वे एक देहाती, कुछ संकुचित दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी असाधारण प्रतिभा, उनकी निश्चल बात, उनकी कर्मठता और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी लगन ऐसे गुण हैं जिनके कारण केवल उनके प्रांत में ही नहीं बल्कि समस्त देश में लोग उनका सम्मान करते हैं। यहाँ हमको यह याद रखना है कि पंडित नेहरू के ये शब्द 1936 के पहले के हैं, क्योंकि उनकी आत्मकथा 1936 में तो प्रकाशित हो गई थी। इसके बाद राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व और भी निकटता चला गया है। बापू ने भी अपनी आत्मकथा में 4 स्थानों पर राजेंद्र बाबू का स्मरण किया है। यहाँ मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बापू ने अपनी आत्मकथा सन 1921 में लिखी थी और 1917 में राजेंद्र बाबू उनके संपर्क में आए थे। 4 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में आत्मकथा में 4 बार स्थान प्राप्त कर लेना इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। इस बात का मैंने स्वयं अनुभव किया है और जितने लोगों से चर्चा होती है वे भी इस बात को पूरे गर्मजोशी से स्वीकार करते हैं कि उनकी सरलता और सादगी में विचित्र प्रकार की भव्यता थी। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था
मानो कि भारतीय संस्कृति मूर्त रूप धारण कर हमारे सामने खड़ी है। उनके चेहरे से हमेशा एक करुणा भाव सा टपकता रहता था। उनकी आँखों से हमेशा स्नेह की धारा बहती सी जान पड़ती थी। उनका व्यक्तित्व इतना कोमल था कि वे सहृदयता की साक्षात प्रतिमूर्ति लगते थे। दूसरों के प्रति उनका व्यवहार इतना मृदु और सहज होता था कि सामने वाले को क्रोधित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। शायद उनकी इसी गुण को देखते हुए जॉन गंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया के पृष्ठ पर उन्हें विदाउट एन एनिमी अर्थात जिस अजात शत्रु कहा है। अजात शत्रु का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ। अपनी पुस्तक असमंजस के पृष्ठ 11 पर राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं अपने जीवन का यही उद्देश्य मानता हूं कि यदि मुझसे किसी का भला न हो तो न हो, ईश्वर न करे किसी का मेरे द्वारा बुरा हो। ऐसी सोच वाले उदार व्यक्ति का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता तब भी ज्यों की त्यों बनी रही जब वे देश के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति बने। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस पद पर लगातार 12 वर्ष तक रहे, लेकिन यह 12 वर्षों की जीवन पद्धति भी उनके व्यक्तित्व की इन मूलभूत विशेषताओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके समय में राष्ट्रपति भवन सदाकत आश्रम ही बन गया था। मुझे याद आ रहा है कि हिंदी की कवयित्री महादेवी वर्मा ने उनकी इस सादगी और जीवन पद्धति का बड़ी भावुकता से स्मरण किया है। पंडित नेहरू ने भी 27 अप्रैल 1958 को केरल विधानसभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चित्र का अनावरण करते हुए उनके व्यक्तित्व की इस विशेषता का जिक्र करते हुए कहा था कि राजेंद्र प्रसाद बुनियादी भारतीय परंपरा का, खास तौर से ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहाँ का ग्रामीण एक सीधा सा सरल आदमी होता है और सचमुच राजेंद्र बाबू ऐसे ही थे। उनके इस रूप को देखकर मुझे अनायास ही राजा जनक का स्मरण हो आता है, जो शासक होकर भी एक प्रकार से शासक नहीं थे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद केवल एक माध्यम था, देश की सेवा करने का माध्यम। मुझे लगता है यदि उनके मन में राष्ट्र सेवा की भावना अत्यंत प्रबल नहीं होती तो वे भव्यता युक्त इस पद को संभवतः स्वीकार भी नहीं करते। इस दृष्टि से मैं राष्ट्रपति पद से विदाई के अवसर पर व्यक्त किए गए उनके शब्दों को दोहराना चाहूँगा, जिनमें उनकी सहजता झलकती है और इससे भी अधिक उनके बाल मन की सी निश्चलता और ईमानदारी झलकती है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त होते हुए कहा था कि मैं इस पद से मुक्त होते हुए ऐसा अनुभव कर रहा हूँ जैसे पाठशाला से छुट्टी मिलने पर बालक को प्रसन्नता होती है। अब मैं आज़ादी से अपनी बात कह सकूँगा। और उनकी विनम्रता स्वाभाविक रूप से बात के इन शब्दों में झलक पड़ती है। मुझसे यदि कुछ त्रुटियां हुई हों तो उनके लिए परमात्मा से
और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ये भारत का राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने पर कहता है। अपने पद का गुरुत्तरदायित्व डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति को सौंपने पर उन्होंने हार्दिक संतोष व्यक्त किया था। कहना ना होगा कि राजेंद्र बाबू ने हमेशा अपने व्यक्तित्व को अपने पद के आतंक से मुक्त रखा। वे उन लोगों में नहीं थे जिनसे मिलकर मिलने वाला हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, बल्कि वो उन लोगों में थे जिनसे मिलकर आने के बाद मिलने वाला अपने कद को कुछ बढ़ा हुआ पाता है। उन्हें देखने के बाद उन्हें अपना कहने को जी करता था और मिल लेने के बाद मन उन्हें अपना मानने लगता था। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों था? इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपनी संस्कृति की मूलभूत बात को जानना होगा। हमारी संस्कृति ने जो ऋषि मुनियों को सम्मान दिया है, वह इसलिए नहीं कि वे किसी दैवीय शक्ति से युक्त होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज कल्याण के उद्देश्य से वे अपना सर्वस्व त्याग कर सेवा कार्य में लगे रहते थे। यही कारण था कि चक्रवर्ती शासक तक ऐसे ऋषियों के आगमन पर अपना सिंहासन छोड़कर उनका सत्कार करते थे। त्याग और सेवा की भावना हमारी भारतीय संस्कृति का वह उज्ज्वल पक्ष है जिसने इसे विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति बनाया है। हम अपनी संस्कृति के उन्हीं संस्कारों के वारिस हैं। उसी संस्कार से संचालित हमारा मन जब किसी ऐसे त्यागी पुरुष के संपर्क में आता है तो स्वाभाविक रूप से वह उनके प्रति श्रद्धा से भर उठता है तथा गर्दन उनके सम्मान में झुक जाती है। राजेंद्र बाबू मुझे ऐसे ही त्यागी पुरुष मालूम पड़े और अब भी मालूम पड़ते हैं। उनके अंदर देश प्रेम और त्याग की जो भावना भारत सेवक मंडल में शामिल होने के दौरान बनी थी, वह जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रही। इसलिए वे हमारे लिए विशेष श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने उपहार में प्राप्त अपनी वस्तुएं पटना संग्रहालय को दान में दे दी थी। इतना ही नहीं बल्कि अपनी करीब 12,000 पुस्तकें भी स्वयं द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ को सौंप दी। और जब वे राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए तब उन्होंने सदाकत आश्रम में जाकर निवास किया। बड़ा उपयुक्त भी था एक सच्चे व्यक्ति के लिए सदाकत आश्रम जो उन्हीं ने स्थापित किया था, जिसका अर्थ है सच्चाई का घर। वहाँ जाकर रहना बताता है उनके जीवन की सरलता को और हम सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति केवल परमार्थ की भावना से संचालित होता है और स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ होता है, वह हमेशा स्थिर प्रज्ञ रहता है। निजी सुख और दुख की भावनाएं उसे उद्वेलित नहीं करती। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में लिखा है, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा नम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात भगवान श्री रघुनाथ का मुख राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता से भरा और न वनवास की दुखद बात जानकर कभी मलिन हुआ। गीता में भगवान कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ का महापुरुष के लक्षण बताते हुए कहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखे विगत स्पृहा
वीतरागभय क्रोध स्थिर धीर मुनि उच्यते। मुझे राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन इन्हीं गुणों से युक्त मालूम पड़ता है। जिस व्यक्ति के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती, वह कठिन से कठिन क्षणों में भी निर्द्वंद्व भाव से अपना कर्तव्य करते हुए अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व की इस विशेषता का उल्लेख करते हुए सन 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के अवसर पर पंडित नेहरू ने कहा था कि हम अक्सर गलतियां करते हैं, हमारे पैर डगमगाते हैं, हमारी ज़बान लड़खड़ाती है और चूक जाती है, लेकिन ये एक आदमी है जो कभी गलती नहीं करता, जिसके पांव नहीं डगमगाते, जिसकी ज़बान न तो लड़खड़ाती है और न चूकती है, और उसके सामने कभी ऐसा मौका नहीं आता जब उसे एक बार कही हुई बात को फेर लेने या एक बार किए काम को अनकिया कहने की ज़रूरत पड़े। ये पंडित जी के उद्गार राजेंद्र बाबू के बारे में थे। और मैं समझता हूँ कि यदि हमारे देश में निस्वार्थ त्याग और सेवा की भावना फैल जाए तो वैसे भारत के निर्माण में कोई संदेह नहीं रह जाएगा जिसकी कल्पना बापू, नेहरू और स्वयं राजेंद्र बाबू जैसे स्वतंत्रता सेनानी एवं त्यागी महापुरुषों ने की थी। राजेंद्र बाबू ने जिस तरह का जीवन जिया, उसको देखते हुए उन्हें संत राष्ट्रपति कहना ज़रा भी गलत नहीं होगा। उनमें संत तुलसी की सी विनम्रता थी, सूर का सा कोमल हृदय था, गुरु नानक सा सेवा भाव था तथा कबीर जैसा फक्कड़पन था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को अपनी काव्यमयी श्रद्धांजलि देते हुए बहुत सही कहा था कि देश ने तुमको बनाया राष्ट्रपति श्रीमंत, किंतु अपने आप को तुमने बनाया संत। राजेंद्र बाबू ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को पूरे तरह से आत्मसात कर लिया था और उसी के अनुकूल सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, त्याग और सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे अपना कार्य करते रहे। बापू एवं उनके मूल्यों के प्रति उनका कितना गहरा लगाव था, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें अधिकांश या तो बापू के ऊपर हैं या बापू के विचारों के ऊपर। एक पुस्तक का तो शीर्षक ही है बापू के चरणों में। अपनी पुस्तक असमंजस में राजेंद्र प्रसाद जी वर्तमान समाज की आपाधापी में उलझे हुए दुविधाग्रस्त मन के लिए गांधीवादी रास्ते को सबसे उपयुक्त बताते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक असमंजस के पृष्ठ 88 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे भले ही ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा ही कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को समझा है, वैसी आत्मवाद, अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन शब्दों में हमें जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का अंदाज़ा
मिलता है। राजेंद्र प्रसाद जी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वे भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मवाद के समर्थक थे और उनके जीवन मूल इसी आध्यात्मवाद से बने हुए थे। जहां मैंने कहा कि भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मवाद के समर्थक थे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि सांसारिक जीवन से भागना, बल्कि अपने पर भौतिकता को ऊपर न आने देना और हमेशा आध्यात्मिक चिंतन अपने सामने रखना। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सर्वशक्तिमान ब्रह्म को धन्यवाद दिया था। लेकिन यहाँ हमें यह याद रखना है कि उनका यह आध्यात्मवाद किसी प्रकार के संप्रदायवाद या संकीर्णता से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि स्वामी विवेकानंद और बापू की तरह सभी धर्मों की एकता पर आधारित था। वे आराधना के अलग अलग तरीके होने के बावजूद सभी धर्मों का सार एक जैसा मानते थे। राष्ट्रपति भवन में सर्वधर्म सम्मेलन प्रबंध समिति के सामने 24 जून 1957 को अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का खुलासा यदि पूछा जाए तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य के साथ भाई भाई के रिश्ते में बांधा जाए और सबको पैदा करने वाले की ओर झुकाव रहे। मगर कुछ ऐसा दुर्भाग्य मनुष्य का रहा है कि आज तक जितनी खून खराबियां हुई हैं उनमें बहुतेरी धर्म के नाम पर की गई हैं, और आज भी बहुतेरी खून खराबियां धर्म के नाम पर सभी जगहों में होती हैं और हो रही हैं। इसलिए ऐसा प्रबंध किया जाए जिसका यह उद्देश्य हो सभी धर्मावलंबी एक दूसरे के नज़दीक लाए जाएं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि उनके हृदयों के अंदर इस भाव को जागृत करके कि वे सब एक साथ रहने वाले हैं। मानव के नाते उनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध, मित्रता का संबंध, भाईचारे का संबंध होना चाहिए। इस बात को समझकर और जानबूझकर यदि सब धर्म के लोग एक साथ रहने लगें, मिल जाएं, तो इससे बढ़कर मानव मात्र के लिए दूसरा बड़ा काम नहीं हो सकता। इसमें हमें स्पष्ट रूप से राजेंद्र बाबू के चिंतन में धर्मनिरपेक्षता की झलक ही नहीं मिलती, बल्कि हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो हमारी संस्कृति को गहराई से मानने वाले थे और हमारे चिंतन को भारतीय चिंतन को इसमें बड़े स्पष्ट रूप से भी उन्होंने सामने रखा है। राजेंद्र बाबू का धर्म गांधी जी के ही चिंतन पर आधारित कहा जा सकता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, सेवा, सहनशीलता, क्षमा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का भरपूर स्थान था। बाद में सभी धर्म के प्रति समानता हमारे देश के उस संविधान में मिली जो राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में तैयार किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो आचरण में विश्वास करता है, किसी भी तरह की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है, वह भला संकीर्णतावादी हो ही कैसे सकता है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी संस्कृति की एक इस युग की सर्वोत्तम उपज मानता हूँ। वे अपने देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से अच्छी तरह परिचित थे, और जब उन्हें राष्ट्रपति के रूप में अपने देश की सेवा करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत की शक्ति के आधार पर देश की एकता को मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश की। वे हमारे देश के वैविध्य स्वरूप से न केवल परिचित थे बल्कि सम्मोहित भी थे। वे इस देश की ताकत समझते थे और चाहते थे कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विविधता में एकता की यह ताकत बनी रहे।
15 मार्च 1951 को दिल्ली में अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इन तमाम विभिन्नताओं के भीतर एक एकता है जो उसी तरह इन तमाम विभिन्नताओं को एक में पिरोए हुए है जैसे रेशम का धागा अनेक प्रकार के खूबसूरत रत्नों को एक सुंदर हार के रूप में एक कर देता है, जिसका एक भी रत्न न तो अलग होता है न जिसके एक रत्न को दूसरे से अलग किया जा सकता है, और हर रत्न न केवल अपनी खूबसूरती से लोगों को मोहित करता है बल्कि दूसरे रत्नों की खूबसूरती भी बढ़ाता है। कितने सुंदर ढंग से हमारे यहाँ का वैविध्य का वर्णन उन्होंने किया है। वे चाहते थे कि देश की इस आधारभूत एकता को देश का प्रत्येक नागरिक अनुभव करे और उसे सुदृढ़ करे। बापू की तरह ही राजेंद्र बाबू नैतिक मूल्यों के जबरदस्त प्रवक्ता थे। प्रवक्ता ही नहीं, अपने आचरण से भी लोगों को सो प्रेरित करते थे। वे केवल प्रवक्ता ही नहीं थे बल्कि उन्होंने उन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जिया भी था। उनकी मान्यता थी कि समाज की अनेक समस्याओं और कठिनाइयों को बड़ी सरलता से हल किया जा सकता है बशर्ते कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे। इसके अभाव के कारण ही समाज में आपाधापी की स्थिति पैदा होती है तथा राष्ट्र विकास के काम में बाधा आती है। राजेंद्र बाबू चरित्र को राष्ट्र विकास की धुरी मानते थे और चाहते थे कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ की जाए। अंतर विश्वविद्यालय युवक समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में 1 नवंबर 1957 को उन्होंने कहा था कि कोई भी मनुष्य चरित्र के बिना संपन्न नहीं बन सकता, चाहे वह निजी हो या राष्ट्र का हो। इस चरित्र का निर्माण केवल पुस्तकों के पढ़ने से या अच्छे शब्दों के सुनने से नहीं होता। उसके लिए एक ही उपाय है और वह है त्याग और निष्ठा के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को अंजाम देना तथा सच्चाई के साथ उसे पूरा करना। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, निजी स्वार्थ को दबाकर सेवा भावना से तत्पर होकर समाज कल्याण के काम में लग जाना, ये तभी हो सकता है जब आपके जीवन में मनसा वाचा और कर्मणा की सच्चाई हो, अर्थात आपके विचार, व्यवहार, आचार भीतर तथा बाहर से समान हो। अपने इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राजेंद्र बाबू ने विहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। उनका विश्वास था कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला है ईश्वर द्वारा प्रदत्त विवेक की शक्ति और क्षमता की वृद्धि करना। दूसरा, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना तथा तीसरा, विद्यार्थी में सहकारिता की भावना का विकास करना। इन्हीं सांचे में ढलने पर विद्यार्थी के चरित्र का सही निर्माण हो सकता है। शिक्षण संस्थाओं के कार्य के बारे में अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 5 मार्च 1950 को अपने दीक्षांत भाषण में उन्होंने कहा था, किसी भी शिक्षण संस्था को पर्याप्त नहीं समझा जा सकता यदि वे अपने विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और सबसे ऊपर नैतिक विकास का अवसर उपलब्ध कराने में असफल रहता है। सबसे ऊपर नैतिक विकास को उन्होंने रखा था। उनका मानना था कि किसी भी विद्यार्थी के लिए आगे चलकर केवल बौद्धिक उपलब्धियों के बावजूद मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का अपना विशेष महत्व है। राजेंद्र प्रसाद जी जहाँ भी आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ उनका मंतव्य नैतिक विकास से ही होता है, क्योंकि हमारे चिंतन में नैतिकता और आध्यात्मिकता बराबर जुड़ी हुई हैं।
जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के आचरण से होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद जी की इस देन के बारे में बिल्कुल सही कहा था कि इंदिरा जी ने कहा था, उनकी सेवाओं और आध्यात्मिक विनम्रता के लिए राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। आध्यात्मिक विनम्रता, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आध्यात्मिकता और विनम्रता दोनों को जोड़कर ही सच्ची आध्यात्मिकता बनती है। हमारी आज की शिक्षा अधिक से अधिक पुस्तकीय और व्यावसायिक होती जा रही है। वह व्यक्ति को किसी विषय का विशेषज्ञ बनाने का काम तो बखूबी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वह उसे चरित्र का धनी बनाने का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है। ऐसी शिक्षा भौतिक विकास के लिए कुछ हद तक भले ही उपयोगी हो, लेकिन किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उसे पूर्ण शिक्षा नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र बाबू अपने समय के एक मेधावी छात्र थे, पढ़ने लिखने वाले चिंतनशील व्यक्ति थे, साथ ही एक कुशल शिक्षाविद भी थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे चाहते थे कि शिक्षा पहले व्यक्ति को व्यक्ति बनाए, बाद में कुछ और। बड़ौदा में 30 सितंबर 1957 को पॉलिटेक्निक का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा था, मैं आशा करता हूं कि इसमें जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, इसमें जितने अध्यापक लोग पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, वे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, केवल कर्म भी काफ़ी नहीं है, केवल साइंस जान लेना काफ़ी नहीं है, केवल साइंटिफिक एप्लीकेशन जान लेना भी काफ़ी नहीं है। उसके साथ ज़रूरी यह है कि हम उस चीज़ को समझ सकें कि इतनी सद्बुद्धि हम में आए कि उस ज्ञान और कर्म से हम ठीक काम निकाल सकें, अच्छा काम निकाल सकें, जिससे हमारी विद्या बुरे काम में नहीं लगने पाए, हमारे विद्वान किसी तरह से ऐसे काम में नहीं लगें कि जिससे किसी व्यक्ति या देश का उपकार के बदले हानि हो। आपको यह ख्याल रखना होगा कि जहां हम टेक्निकल आदमी को तैयार करते हैं, वहां अच्छे आदमी को भी तैयार करें। केवल टेक्निकल आदमी तैयार करने से काम ठीक से नहीं होगा, उसके साथ साथ अच्छे और सच्चे आदमी होने चाहिए, तभी इस समाज और देश का भला हो सकता है। उनकी बात कितनी सही है, जहाँ उन्होंने कहा था, हमारे विद्वान किसी तरह से ऐसे काम में नहीं लगें कि जिससे किसी व्यक्ति या देश का उपकार के बदले हानि हो। अगर यही चिंतन विश्व में फैल जाता तो हमारे सामने एटम बम नहीं आता। ज्ञान एटम को तोड़ने का तो ठीक था, लेकिन जिस प्रकार से विज्ञान ने आध्यात्मिकता न होने के कारण या वो चिंतन न होने के कारण विनाश उपस्थित कर दिया, वह न हो पाता। और आज यही नैतिक मूल्यों की कमी है जो मैं समझता हूँ मेरे देश के आगे बढ़ने में बाधा बन रही है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की, टेक्नीशियंस की कमी नहीं है, उनकी क्षमता की भी कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश के उठने में अगर कोई बाधा आ रही है तो हमारे इस चिंतन की कमी, नैतिकता की कमी, जिसके कारण इस सब के होते हुए हमारा देश उठ नहीं पा रहा है। और लोग ये कह पा रहे हैं कि ये गरीब आदमियों का धनी देश है। क्यों है ये? हमारे देश में सब संपदा है, हमारे देश में मानव बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन क्यों हम पीछे रह रहे हैं?
इस पर हमें सोचना होगा। हमारे यहाँ कुछ नैतिक मूल्यों की, चारित्रिक चरित्र की कुछ कमी है। मैं चाहता हूँ आज के लोग इस बात को विचार करें, क्योंकि देश का भविष्य नैतिक मूल्यों के बिना नहीं है, और अगर वो हम फिर पुनर्स्थापित कर सके तो कोई कारण नहीं है कि भारत आगे से आगे न जा सके। पहले देश को आज़ाद कराने की तथा उसके बाद राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एकमात्र आकांक्षा थी। चूँकि वे स्वयं चरित्र के धनी थे, नैतिक मूल्यों पर उनका विश्वास था और वे उस पर स्वयं आचरण करते थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बारे में कहने का सबसे अधिक हक बनता है। मैंने बार बार उनके उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि वो अधिकारी थे ये बात कहने के, हम लोग तो शायद नहीं हैं। वैसे तो हर व्यक्ति चरित्र और नैतिकता की बात करता है, लेकिन जब यही बात ऐसा व्यक्ति करता है जिसने स्वयं नैतिकतापूर्ण शुद्ध जीवन जिया हो, तो उसके कहने का प्रभाव ही कुछ अलग होता है। इसलिए जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चरित्र के बारे में कुछ कहते हैं तो वह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। राजेंद्र बाबू चरित्र का संबंध किन गुणों से मानते थे, इसकी झलक उन्होंने 14 अगस्त 1952 की आकाशवाणी से प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संदेश में दी थी। उन्होंने देश की हर तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए चरित्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि इसके लिए हमें एक ऐसे चरित्र की आवश्यकता है जो आसानी से उन प्रलोभनों से पराजित न हो जो हमें घेरे हुए हैं, बल्कि जो त्याग करने के लिए तत्पर रहे, जो अपार कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई में दृढ़ रहे और जो हमें यह सामर्थ्य प्रदान करे कि हम दूसरे लोगों के हृदय में बैठ सकें और उनके दुख और दर्द को अपना बना सकें, जो सर्वदा लेने के बजाय देने के लिए तत्पर रहे। ऐसे चरित्रशील व्यक्तियों वाला राष्ट्र स्वयं सुखी और संपन्न होगा और दूसरों को भी सुखी और संपन्न करेगा। हमें ऐसा ही राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए और जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उसे अपने और सबके लिए वरदान बना लेनी चाहिए। राजेंद्र बाबू का जीवन एक खुला हुआ विशाल जीवन था, जिसमें संकीर्णता की दीवारों के लिए कोई जगह नहीं थी। धर्म, भाषा और जाति और क्षेत्र के भेदभाव को त्याग कर बड़े सहज मन से उन्होंने समाज सेवा का काम किया था तथा दूसरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। वे स्वयं में उदार दृष्टिकोण वाले थे और चाहते थे कि देश के सारे लोग उदार दृष्टिकोण वाले बने। अंतर विश्वविद्यालय युवक समारोह के उद्घाटन के अवसर पर नवंबर 1957 को उन्होंने देश की भावी पीढ़ी से यह कहा था कि मैं आपको यह परामर्श देना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप उदात्त दृष्टिकोण को अपनाएं, अर्थात मन से और विचार से उदार होने की चेष्टा करें। ऐसा करना हमारे देश की परंपरागत विचारधारा के अनुकूल तो है ही, आज की परिस्थितियों और इस राष्ट्र की भावी नीति का भी यही तकाजा है। आप सब जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है। अपने हजारों साल के इतिहास में उसने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, संस्कृति के उत्थान पतन देखे हैं, छोटी बड़ी सल्तनतों को बनते बिगड़ते देखा है, सिकुड़ते हुए भी देखा है। फिर भी ईश्वर की कृपा से भारत राष्ट्र आज भी जीवित है, जबकि बहुत से प्राचीन देशों का अस्तित्व केवल इतिहास की पुस्तकों में ही रह गया है। इसका प्रमुख कारण यही जान पड़ता है कि हमारी विचारधारा में एक विशेष बल था और जितने भी परिवर्तन यहाँ घटे हैं उनमें एक सामान्य सूत्र था। वह सूत्र उदारता और सहिष्णुता की भावना थी। इस भावना के बल पर ही हम अपनी विचारधारा में नए विचार खपा पाए और नवीन तत्वों को अपनाने में
समर्थ हो सकें, उसी ने हमें जीवित रखा, उसी के कारण इस राष्ट्र को एकता का आधार मिल सका है। इस संदर्भ में मैं राजेंद्र प्रसाद जी के भाषा संबंधी विचारों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन का माहौल ऐसा था कि उनमें भाषा संबंधी उदारता अपने आप आ गई थी। आकाशवाणी संग्रहालय की बचपन में उन्होंने फारसी सीखी थी, बाद में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया। इससे उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक हो गया था। निश्चित रूप से हमारी आज़ादी लड़ाई के दौरान जब हिंदी की बात आई तो उन्होंने उसका समर्थन किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन के काम में से भी वे सीधे जुड़े रहे। बाद में जब संविधान निर्माण के समय देश को राष्ट्रभाषा के संबंध में निर्णय लेना था, तब उन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए अपना ये मत रखा कि हिंदी को देश की अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने चाहिए। उनकी इस बात को संविधान में शामिल किया गया, जिसे हम अत्यंत व्यवहारिक पाते हैं। वस्तुतः वे भाषा को क्षेत्र, जाति और धर्म की सीमाओं में काफ़ी ऊपर उठा हुआ मानते थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि किसी भाषा को किसी जाति विशेष से जोड़कर देखा जाए। सन 1925 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत पहले से इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। उन्होंने कहा था, यद्यपि आज हिंदी और उर्दू शब्दावली के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उर्दू इस्लामी संस्कृति की संपत्ति है या कि मुसलमानों की जायदाद है और हिंदुओं का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि हिंदी सिर्फ हिंदुओं की ही संपत्ति है और मुसलमानों का उस पर कोई हक नहीं है। हिंदी और उर्दू दोनों ही साहित्यों में इस बात को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। यद्यपि राजनीति की चाहे जितना भी मतभेद पैदा करते हों, लेकिन फिर भी इस साहित्य की आराधना करने वालों ने कभी भी धर्म या संप्रदाय के बंधन को स्वीकार नहीं किया। ये आज के हमारे साहित्य प्रेमियों के लिए मैं समझता हूँ मार्गदर्शक है, चाहे वो किसी भी भाषा के हों। मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन शब्दों का उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि हम अपने विचारों की उदारता के एक और पक्ष की हल्की सी ही सही लेकिन प्रामाणिक झलक पा सकें। अपनी ऐतिहासिक संस्कृति के प्रति प्रेम तथा सनातन धर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को देखकर कुछ लोग इस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि वे एक कट्टरतावादी हिंदू थे। यह भ्रम तब पैदा होता है जब लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्य और चिंतन को संपूर्णता में न देखकर खंड खंड में देखते हैं। जो व्यक्ति बापू के इतने करीब रहा हो, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर अपने को देश की सेवा में लगा दिया हो, यह व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों में कभी कट्टरपंथी नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी अपने सनातन धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, लेकिन इसके साथ ही इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं है कि अन्य धर्मों के प्रति भी उनके मन में उतनी ही गहरी आस्था थी। बापू तो कहते ही थे कि मैं सच्चा और पक्का हिंदू हूँ, इसीलिए मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा ईसाई। वही बात राजेंद्र बाबू में थी। वे सही माने में वेदांत को मानने वाले थे, एक ऐसा दर्शन जो जगत के प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म के दर्शन करता है। राजेंद्र प्रसाद के ऐसे विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ 16 नवंबर 1958 को वेदांत सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण का एक अंश प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा था, इस देश के अंदर बहुत धर्म के मानने वाले लोग बसते हैं, बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जाने में आपस के रहन सहन तौर तरीक़े में काफ़ी फ़र्क है, मगर
इतने तरह की आपस की एक दूसरे से भिन्नता होते हुए भी सारा भारतवर्ष एक है और हमेशा एक रहा है, चाहे देश भर में राज्य एक रहा हो या नहीं रहा हो, मगर भारतवर्ष एक रहा और एकता हमारे आध्यात्मिकवाद के बल पर कायम रही। जहाँ एक तरफ हम भौतिक पदार्थों से कोई नफरत का ख्याल नहीं रखते, वहीं दूसरी तरफ आत्मा को भी न भूलें और आत्मा के साथ साथ जो परमात्मा है उसे तो कभी भूलना ही नहीं। और जब हम एक बार इस बात को समझ लेंगे कि चाहे जो भी धर्म हो, जो भी भाषा हो, जो भी रीति रिवाज हो, या मैं यूं भी कहूं कि जो भी योनि हो, मनुष्य की हो या दूसरे जानवरों की हो, मगर सबके अंदर घट घट में एक ही ईश्वर विराजमान है, तो न एक दूसरे से नफरत हो सकती है और न ही विभिन्नता का भाव रह सकता है। यही बात कबीर ने कही है अपने ढंग से, वही बात राजेंद्र बाबू ने कही है। संत कबीर और संत राजेंद्र बाबू, इसीलिए मैंने संत शब्द का प्रयोग किया था। मैंने यहाँ संक्षेप में राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व और उनके विचारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने की कोशिश की है। राजेंद्र बाबू के इस जीवन चरित्र को जानने के बाद मेरा ये विचार है कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसने देश के बड़े लोगों से लेकर आम लोगों तक स्नेह और सम्मान बटोरा। अपने जीवन और कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से वे हमारे एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस संबंध में कहा था, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन का अनुशीलन करेगा उसे उसमें सरलता, साहस और परम सत्ता के प्रति भक्ति का प्रेरक उदाहरण प्राप्त होगा। प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी उसी तरह के भाव व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि हमारे आज के नवयुवक नवयुवतियाँ राजेंद्र बाबू के चरित्र का कुछ भी अंश अपने में उतार सकें तो देश में सादगी, सौम्यता, लगन, कर्तव्यनिष्ठता तथा उच्च बौद्धिक स्तर का एक नया दौर जाग उठेगा। इन महापुरुषों के इन शब्दों में अपने शब्द शामिल करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि राजेंद्र बाबू का चरित्र एक निरंतर प्रकाशवान प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हर तरह की आंधी और तूफान के बीच एक ऊर्जावान मशाल की तरह हमारे देश को राह दिखाता रहेगा। यदि हम उस मशाल की रोशनी को नहीं देख पाएं तो वो दोष उस मशाल का नहीं, हमारी आंखों का होगा, हमारा होगा। राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं विचारों के संदर्भ में यदि हम अपने आज के समय का जायजा लें तो राजेंद्र प्रसाद जी की बातें मुझे तो आज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक लगती हैं। मुझे लगता है कि यदि हमारा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन और दर्शन के से इस नैतिक मूल्य की बात को ग्रहण कर ले और उस पर सच्चाई के साथ अमल करे तो एक बात ही देश के पुनर्निर्माण के लिए मंत्र का काम कर सकती है। इसीलिए मैंने उसको कई तरह से इसी बात पर जोर दिया है, हमें उनके नैतिक मूल्यों को मंत्र के रूप में ग्रहण करके अपने कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके सिवाय देश के सामने, हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। आज का जो भी संकट हमारे सामने हो, आर्थिक या दूसरे, उन सब का हल मुझे तो अंततः इन्हीं नैतिक मूल्यों की ओर वापस जाने में, उसी प्रकार के चिंतन में लगता है। नैतिक मूल्यों को हमें स्वीकार करना ही होगा। यदि हम अपने मन में एक सुखमय भविष्य की कल्पना करते हैं और अपनी आंखों में एक सुंदर भविष्य का दृश्य बसाते हैं तो उसे मूर्त रूप देने के लिए राजेंद्र बाबू के इस जीवन संदेश को हम सबको ग्रहण करना ही होगा। और नई पीढ़ी के लिए तो मैं इसे बहुत आवश्यक मानता हूँ। क्यों
कि हमारी पीढ़ी को कुछ उनसे मिला था, कुछ कर पाए कुछ ना कर पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी तो जा रही। आगे के लिए जिस देश के लिए उन्होंने त्याग किया वो देश तो आने वाली पीढ़ी का है। वो अपने लिए उनको उन मूल बातों को अगर याद रखेगी तो देश का उद्धार होगा और सबका उद्धार होगा। जब जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई की चर्चा होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं, जब जब राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए किसी व्यक्ति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी, तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रथम पंक्ति में होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आवश्यकता है हम उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखद बनाएं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस समारोह की अध्यक्षता सांसद एवं प्रख्यात विद्वान श्री बिशंभर नाथ पांडे ने की। परम आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा एवं महानिदेशक आकाशवाणी एवं देवी और सज्जनों, भारत के उपराष्ट्रपति की रोचक और अत्यंत सारगर्भित वार्ताएं हमने सुनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा, परम देशभक्त, मेधावी विद्वान, कुशल विधिवेत्ता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनसेवा के आदर्श प्रतीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, त्याग की प्रतिमूर्ति एवं सच्चे अर्थों में राजर्षि थे। देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी वे पद्मपत्र की तरह अलिप्त रहे। जनता के निकट तो वे सदा राजेंद्र बाबू ही रहे। सच्चे अर्थों में वे भारतीय संस्कृत के मूर्तमान प्रतीक थे। सन 1947 में अपने एक भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करते हुए कहा था कि अपनी आध्यात्मिकता, अपनी समन्वय शक्ति, अपनी विविधता में एकता, अपने सर्वधर्म संभाव, अपनी विश्व मैत्री, अपनी निष्प्रह विनम्रता, अपनी शालीनता और सारी वसुधा को एक कुटुंब समझने की क्षमता के कारण भारतीय संस्कृति को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति की जीवनदायिनी शक्ति है अहिंसा, और उस अहिंसा के जीवंत स्वरूप हैं महात्मा गांधी। प्रयाग विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मौजूदा दुनिया की प्रमुख विशेषता प्रकृति पर मनुष्य की प्रभुता है। पुरातन काल में मानव की बेबसी और गरीबी की कोई हद नहीं थी। जीवन एक भार था और पृथ्वी एक कारागार। उस समय मानव की तीव्र आकांक्षा थी कि वह उस कारागार से मुक्ति पा जाए। उसकी कल्पना का जगत एक ऐसा लोक था जिसमें न किसी प्रकार का अभाव था और न रोग और संताप। उसके जीवन की साध इसी स्वर्ग की प्राप्ति थी। अपनी इसी आशा पर वह जीवन के भारी बोझ ढो लेता था। आज की बदली हुई परिस्थिति में राजेंद्र बाबू ने कहा था, अब प्रकृति मनुष्य की स्वामिनी नहीं दासी है। विज्ञान ने उसे ऐसा गुरु मंत्र दे दिया है जिसने कुदरत के बहुत से छुपे हुए खजानों को खोल दिया है। आज कामधेनु और कल्पवृक्ष कल्पना न रहकर वास्तविक सत्य बन गए हैं। समुद्र मंथन केवल देवता और असुरों की एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक मानव का दैनिक कार्यक्रम बन गया है। आज मनुष्य ने उत्पादन के इतने साधन इकट्ठा कर लिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूख, बेघर बार और नंगा रहने की व्यवस्था नहीं रह गई है। यदि प्रकृति के साधनों का उचित उपयोग हो तो संसार की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए। मानव की इस वस्तु संपन्नता की वजह से स्वर्ग केवल स्वप्नलोक की कल्पना ही नहीं रहा, बल्कि मानव जीवन के बहुत निकट आ गया है। आज इसी पृथ्वी पर मनुष्य स्वर्ग के सब सुखों का उपभोग कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय कल्पना पर राजेंद्र बाबू का कथन है, आधुनिक जीवन की दूसरी खूबी है मानव जीवन की सार्वभौमिक एकता। पुराने ज़माने में सबसे ऊंचा आदर्श यही माना जाता था कि व्यक्ति वसुधा के सभी प्राणियों को अपने कुटुंबियों की तरह ही माने, पर आज ये वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श आधुनिक जीवन की पहली सीढ़ी बन गया है।
वैज्ञानिक क्षमता ने दूरी को इतना जीत लिया है कि आदमी आदमी में, जाति जाति में और देश देश में कोई दीवार खड़ी नहीं हो पाती। उनके पारस्परिक व्यवहार में कोई रुकावट नहीं पड़ती। आज दुनिया की विभिन्न जातियां मानव समुदाय की विभिन्न श्रेणियां बन गई हैं और दुनिया के विभिन्न देश बन गए हैं पृथ्वी नामक विशाल नगर के विभिन्न उपनगर। इस विशाल नगर की सुख और शांति, स्वास्थ्य और शक्ति, धन और धान्य सब सामुदायिक बन गए हैं। दुनिया की शांति, स्वतंत्रता, शक्ति, संपन्नता, समृद्धि, वैभव सब सबके लिए उपलब्ध हो गए हैं, सब अखंडित बन गए हैं। इसलिए आज बिना वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को माने मानव जीवन की प्रगति असंभव हो गई है। तीसरी खूबी जो आधुनिक जीवन में पाई जाती है, राजेंद्र बाबू कहते हैं, वो है उसकी तेज गति। आज मनुष्य जिस तेज़ी से अपना काम संपादन कर रहा है, उसकी तुलना आंधी और तूफान की रफ्तार के बराबर ठहरती है। इस तेज़ रफ्तार की वजह से आज वह कुछ लम्हों में इतना काम कर लेता है जितना उसके पुरखे वर्षों में नहीं कर सकते थे। एक तरह से आधुनिक मानव ने समय को अपना दास बना लिया है और आज उसकी आयु के 10 वर्ष उसके पुरखों के 100 वर्षों के बराबर हो गए हैं। किंतु इस अकल्पित प्रगति के बावजूद मनुष्य की आज की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने कहा था, पर किस्मत की कैसी मार है कि देवताओं की ये शक्ति प्राप्त करने के पश्चात भी आदमी आज न तो सुखी है और न सुरक्षित। आज उसकी ये शक्ति ही उसकी शत्रु बन गई है। शक्ति किसके पास रहे, उसी को लेकर दुनिया में अशांति है, लड़ाई है, भूखमरी है, महामारी है, बेघरबारी है और हर तरह का अभाव और कमी है। आज यूरोप और एशिया में, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में करोड़ों आदमियों को न पेट भर खाना मिलता है और न तन ढकने को कपड़ा। लाखों ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनके सोने के लिए नगरों में या तो सड़कों के फुटपाथ हैं और या रेलवे के प्लेटफॉर्म। ये शोचनीय हालत संसार के और देशों की ही नहीं, हमारे देश की भी है। मन में सहज ही ये प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों है? जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त धन है, भोजन है, वस्त्र हैं, आवास की सुविधा है, तो फिर ये लूट खसोट क्यों? ये मानव आज अपनी ही भलाई बुराई नहीं सोच पा रहा। क्या वो वन्य पशुओं की तरह विवेकहीन हो गया है? यदि ऐसा नहीं, तब ये व्यर्थ के युद्ध, रक्तपात और शोषण क्यों? रोग का निदान बताते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आधुनिक युग का यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विषम अवस्था इसलिए पैदा हुई कि मानव समाज ने विजय की धुन में अपनी आत्मा को भुला दिया। इस पर डॉक्टर शर्मा ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उसने दौलत इकट्ठा करने में मानवता को तिलांजलि दे दी है, पारस्परिक स्नेह का परित्याग कर दिया है। किंतु प्रकृति विजय करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना प्रकृति विजय किए मनुष्य आत्मा की पुकार को पूरी तरह नहीं सुन सकता। किंतु प्रकृति विजय जब मानव जीवन का एकमात्र ध्येय बन जाता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। ज्ञान जीवन के लिए है, न कि जीवन विज्ञान के लिए। दूसरे शब्दों में विज्ञान केवल एक साधन है जिसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक रूप और शक्ति को पहचानती है। मनुष्य का सारा ज्ञान उसके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का एक साधन है। यदि ज्ञान स्वयं लक्ष्य बन जाए तो वह मृत्यु और अंधकार की ओर ले जाता है। राजेंद्र बाबू कहते हैं कि इसी सच्चाई की ओर उपनिषद में कहा गया है कि अविद्या और विद्या दोनों ही मानव को ऐसे अंधकारमय लोक में ले जाती हैं जहां वो कुछ नहीं देख सकता। केवल आत्मविद्या अथवा पराविद्या ही उसको सच्ची मुक्ति दे सकता है। आज विज्ञान ने आत्मा से संबंध विच्छेद कर रखा है। वैज्ञानिक का काम है केवल प्रकृति संबंधी अन्वेषण। मानव जीवन में अच्छा प्रयोग होता है अथवा बुरा, इससे वैज्ञानिक को कोई वास्ता नहीं। इस दृष्टिकोण का ये नतीजा है कि वैज्ञानिक अपनी अन्वेषण बुद्धि को रुपए पैसे के लिए बिना पाप पुण्य का ध्यान किए बेचने को तैयार रहता है। आज वैज्ञानिक खोजों को ठग और साधु दोनों अपनी कार्यसिद्धि में इस्तेमाल कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू कहते हैं, किंतु विज्ञान से ज़्यादा लाभ ठगों को ही हो रहा है। हिरोशिमा के ध्वंसावशेषों से आज भी उन लाखों निरपराध नर नारियों की आह ध्वनि आती है जिनका जीवन असमय में ही विज्ञान की सबसे बड़ी विजय परमाणु बम ने समाप्त कर दिया।
आज पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां विज्ञान के दिए हुए अस्त्रों से मनुष्य की आत्मा का हनन न हुआ हो। विज्ञान के कारण मनुष्य की आत्मा का जीवन के हर क्षेत्र में नाश हो रहा है। उसके दिए कल कारखानों से, अणु और आग्नेय अस्त्र शस्त्रों से मनुष्य का शोषण और हनन कर रहा है। मानव आज ऐसे अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है जहां उसको अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। यदि विज्ञान ने मनुष्य की आंखों पर अहंकार की मोटी पट्टी न बांध दी होती तो क्या परमाणु अस्त्रों के नतीजों को जानते हुए भी महान शक्तियां इन्हीं बमों के बनाने में प्रत्येक क्षण करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं, और वो भी उस समय जब लाखों नर नारी भूख से तड़प रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति के पास इस रोग का कोई इलाज नहीं? इसका उत्तर देते हुए बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसलिए ये जोर देकर कहा था कि आत्मविजय ही सबसे ऊंची विजय है। इस देश में आज से 2000 वर्ष पूर्व एक महान सम्राट ने युद्ध विजय को त्याग कर धर्म विजय को अपनाया था। भारत के उसी प्राचीन संदेश को महात्मा गांधी हम भारतवासियों को वर्षों से सुना रहे हैं। आधुनिक प्रकृति विजयिनी सभ्यता की तड़क भड़क से चौंधियाई हुई हमारी आँखें धर्म विजय की महत्ता को नहीं देख पाईं, और कल कारखानों के शोर से बहरे हुए हमारे कान इस धर्मघोष को नहीं सुन सके। फिर भी हमें और सारी दुनिया को इसी आत्मविजय की ओर अपना ध्यान ले जाना है, और वो भी शीघ्र। यदि मानव समाज समय पर न चेता तो राजेंद्र बाबू कहते हैं तो आसन्न मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, शालीनता, सौजन्य और अपने विनम्र स्वभाव के कारण अमिट छाप अपने देशवासियों पर छोड़ गए हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने अपनी वार्ता में राजेंद्र बाबू के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर बहुमूल्य और सारगर्भित प्रकाश डाला है। उन्होंने राजेंद्र बाबू की सौजन्यता, शासन कुशलता, उनकी मानवता, उनके दृढ़ निश्चय, उनके आदर्श चरित्र और उनकी सादगी का अत्यंत रोचक उल्लेख किया है। भारत के ऐतिहासिक गगन में, जैसा डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रकाश स्तंभ की तरह लोगों का सदा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एस.पी. भाटीकर ने प्रमुख वक्ता, अध्यक्ष तथा श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के इस 2 दिवसीय समारोह में अपने महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा का विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुना। आपने अपने दोनों दिन के व्याख्यान में राजेंद्र बाबू के जीवन के कुछ ऐसे अछूते एवं अनूठे आयामों को उजागर किया है जो हमें उन जैसे महान संत को जानने, समझने में और उनके प्रेरक व्यक्तित्व को सदैव याद रखने का संदेश देते हैं। हमने डॉक्टर शर्मा के भाषण में संस्मरणों के ऐसे ऐसे भरत मिलाप देखे जो निश्चय ही हमारे वर्तमान राष्ट्रीय मानस को भी सर्वथा नई दिशा की ओर ले जाएंगे। हमारी नई पीढ़ी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की इन नवीन जानकारियों से प्रेरणा लेगी और अवश्य ही उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करेगी। हम माननीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के हृदय से आभारी हैं कि आपने उत्तरदायित्व से भरे हुए अपने अत्यंत क्षणों से 2 दिन समय निकालकर हमारे इस अनुष्ठान के अधिक महत्वपूर्ण बनाया। मैं श्री विश्वंभरनाथ पांडे जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने दोनों दिन उपस्थित रहकर और अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत कर हमारे इस समारोह में 4 चांद लगाए हैं। इन व्याख्यानों के लिए सुविख्यात विचार श्री विश्वंभरनाथ पांडे जैसे ज्ञानी व्यक्ति को पाकर अध्यक्ष पद की गरिमा स्वयं ही महिमा मंडित हुई है। मैं अपने सभी आमंत्रित श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दोनों दिन समय निकालकर यहाँ आने की कृपा की। मुझे विश्वास है कि अवश्य ही महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के इस ऐतिहासिक व्याख्यान को सुनकर सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः आप सबका धन्यवाद।